हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं दोस्तों, जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो आपका बोर एटॉमिक मॉडल यानी बोर का जो परमाणु जो मॉडल है वो क्या है। तो बोर ने क्या क्या है, ये सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल है वो किसने दिया था? बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। पूरा नाम क्या इसका? नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या था? एटॉमिक मॉडल दिया था। इसने क्या किया था? जो आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, एक जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें जो कमियां रही थी उनको पूरा किसने किया था? बोर एटॉमिक मॉडल ने किया था। तो बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा कि जो आपका हाइड्रोजन जो एटम होता है या जो परमाणु होता है उसके बारे में ये पता चला कि जो आपकी एक तो जो विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है उनकी प्रकृति क्या होती है? आपकी द्वैत प्रकृति होती है। क्या होती है? द्वैत प्रकृति, यानी कण और तरंग की तरह दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड ये आपकी जो इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उसमें जो लाइट के जो बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? क्वांटीकृत होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। ये भी किसके द्वारा पता चला था? बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा ही पता चला था। फिर बात करते हैं कि बोर एटम जो आपका बोर ने क्या किया था? नील्स बोर ने जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला था, क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले तो जो आपके नील्स बोर ने ये बताया था कि कोई भी अगर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है? नाभिक के किसके? नाभिक के चारों ओर जो बंद क्या होते हैं? वर्तीय कक्षाएं होती है, उसमें क्या करता है? चक्कर लगाता है। किसमें? नाभिक के चारों ओर बंद वर्तीय कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। सेकंड ये बताया था इसने कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहां पर भी वो चक्कर लगाते हैं यानी जिन कक्ष में भी वो चक्कर लगाते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? समान होती है। यानी समान ऊर्जा की कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और जैसे जैसे क्या करते हैं, अगर न्यूक्लियस से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, यानी K, L, M, N इस प्रकार की अगर कक्षक में जाते हैं तो जो इसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में लगाते हैं? जो स्टेबल जो कक्षाएं होती हैं, स्थायी कक्षाएं होती हैं, स्टेबल कक्षक, उसमें क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो कक्षक है जो वो क्या होती हैं? स्थायी होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? समान होती है। समान ऊर्जा क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए जो एटम होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। इसके अलावा नील्स बोर ने बताया कि अगर कोई भी एटम है वो अगर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन में करता है? अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से हाई लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करता है। और अगर हाई लेवल से कहाँ पे आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी का क्या कर रहा है? उत्सर्जन करता है। इसके अलावा जो आपके नील्स बोर ने बताया था कि जो भी आपके जो एटम है कहाँ पर आ रहे हैं? अगर हाई से कहाँ पर आ रहे हैं? जो आपके एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो एनर्जी का क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन करते हैं। यानी हाई जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए क्या होते हैं? वो स्टेबल होते हैं। इसके अलावा इसने बताया कि जो भी आपकी उत्सर्जन एनर्जी और जो अवशोषण एनर्जी होती है उनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी E2 माइनस E1 डेल इजकल टू क्या होता है? E2 माइनस E1 या E फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हो। यानी दो कक्षाओं की एनर्जी का डिफरेंस क्या है? E2 माइनस E1। और डेल E इजकल टू क्या होता है? एक H न्यू होता है, नहीं होता दोस्तों? डेल इजकल टू क्या होता है? H न्यू। तो H न्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन H। H क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? जो एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसने बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर चारों ओर क्या लगाते हैं? अगर चक्कर लगाते हैं तो इसकी जो आपके अभिकेंद्रीय बल और ये क्या होता है?
अपकेंद्रीय जो बल होता है, कौन होता है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी mv² अपॉन r इजकल टू क्या हो जाएगा, ze² अपॉन r² होता है। तो mv² इजकल टू क्या हो जाएगा, ze² अपॉन r। और अगर इसका क्या निकाले, m अगर निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इजकल टू ze² अपॉन rv²। जेड यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक है, ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर क्या है, परमाणु की त्रिज्या है, वी इसका इलेक्ट्रॉन का वेग है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इसके द्वारा क्या मान निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, उसकी रेडियस भी निकाली जा सकती है। तो ये तो किसने बताया था, आपके नील्स बोर ने बताया था। तो ये अपने जो बोर एटॉमिक जो मॉडल होता है उनकी कौन कौन सी जो उपलब्धियां होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें उपलब्धि थी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं, वो कहाँ पर लगाते हैं, एक निश्चित ऊर्जा के कक्षों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इससे अगर जैसे चक्कर लगाते हैं तो नहीं तो क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, नई ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में हमें बता सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, अगर परमाणु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है, और निम्न से अगर उच्च में जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। यानी ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो उत्सर्जन करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो अवशोषण करता है। तो इसके द्वारा जो परमाणु का जो स्थायित्व होता है उसके बारे में बता सकते हैं। सेकंड इसने बताया कि जो आपके परमाणु होते हैं अगर उच्च से निम्न में आ रहे हैं, निम्न से उच्च में जा रहे हैं, यानी उसमें क्या होते हैं, कुछ जो ट्रांजिशन होते हैं तो उनके जो एनर्जी होती है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए और फॉर्मूला दिया था, कैपिटल E इक्वल टू -2 π² m⁴ z² अपॉन n² h²। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, z क्या है, परमाणु क्रमांक है, n क्या है, नंबर ऑफ जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, संख्या, कक्षा की संख्या, h क्या आपका प्लांक कांस्टेंट है, n की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन आवेश, परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्लांक कांस्टेंट अगर सभी पाई की वैल्यूज रखकर, और हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू क्या 1 होता है, तो अगर वैल्यूज रखकर सोल्व करेंगे तो हमारे को प्राप्त होता है कैपिटल E इक्वल टू -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल। यानी n क्या है, जिस कक्षा के लिए अगर हम क्या निकालेंगे, उसकी एनर्जी निकालेंगे तो उनसे क्या कर देंगे, n² से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे को क्या हो जाता है, उस कक्षा के लिए उसका एनर्जी हमारे को प्राप्त हो जाता है। फिर आपने जो बोर ने क्या किया था कि जो भी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है परमाणु की, उसके बारे में एक फॉर्मूला दिया था, n² अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। किसमें निकालते हैं वैल्यूज, एंगस्ट्रॉन्ग में। n वापस वही क्या है, कक्षा की संख्या, z क्या आपका परमाणु क्रमांक है। तो r इज टू n² अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। फिर इसने क्या निकाला था, जो आपके एनर्जी का दो आपके एनर्जी के जो क्या लेवल हैं, यानी दो कक्षक है, उसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है। तो उसने एक फॉर्मूला दिया था, डेल इजकल टू क्या होता है, आर एच क्या आपका रेट ब्रंग कॉन्स्टेंट 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बाद में आती है कि तरंग संख्याएं, कि आपके एक जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितने जो बैंड्स होते हैं, उसमें कितनी संख्याएं जो तरंग होती हैं, वो उनकी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, न्यू बार इजकल टू क्या होता है, RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर मीटर इनवर्स। RH वो क्या अपना रीडबर्ग कांस्टेंट है। तो इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, तरंग संख्याएं निकाल सकते हैं। एक इसके अलावा इसने इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था अपना Z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग इजकल टू Z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड के द्वारा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वेग भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो क्या थी आपकी बोर मॉडल की जो उपलब्धियां होती है। इसके बाद में जो बोर मॉडल की कुछ क्या रही थी, सीमाएं भी रही थी, जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी रही थी।
तो पहली इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये केवल और केवल क्या था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसी के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन तक ही क्या होता है, लागू होता है। इसके अलावा जो अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो लागू हो जाएगा, हीलियम में अगर He+ होगा तो लागू होगा, हीलियम में ओनली लागू नहीं होगा। तो पहली कमी क्या थी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसी के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। एक से ज़्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसके ऊपर लागू नहीं होता है। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये थी कि जो बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निश्चित ऊर्जा के क्या होते हैं, कक्षकों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। लेकिन आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनिश्चित कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके अलावा जो आपके हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जो भी आपके स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम में क्या होती है, एक लाइन हमारे को क्या होती है, उसकी प्राप्त होती है। कितनी होती है, एक लाइन प्राप्त होती है। और वो एक लाइन क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइनों में क्या होती है, बटी हुई रहती है। और वो लाइन क्या करती है, किसके कारण बटी होती है, अगर क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र अगर अप्लाई किया जाता है तो अगर क्या होती है, अलग अलग कलर्स में छोटे छोटे लाइनों में बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टोर्क प्रभाव, स्टोर्क इफेक्ट। और अगर क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्या हो रहा है, उसका अगर वो अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के जो आपके जीमान इफेक्ट बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है उसमें क्या होती है, जो भी आपको लाइंस प्राप्त होती हैं, जो उसका स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे को क्या होता है, कुछ लाइंस और प्राप्त होती है जिनको क्या बोला जाता है, डबलेट बोला जाता है, द्विक बोला जाता है, जिसके बारे में भी आपको जो बोर नामक साइंटिस्ट था इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो वहाँ पर भी क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन ये की थी कि जो आपके परमाणु होते हैं वो अगर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, और जैसे अणु का निर्माण करते हैं तो उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, इसलिए जो आपका बोर मॉडल क्या था वो भी फेल हो गया था। लेकिन इसने कुछ चीज़ें क्या थी, अच्छी भी बताई थी। तो काफ़ी बार इसमें क्या होते हैं, जो एनर्जी है, रेडियस है, आपके तरंग संख्या है, या इलेक्ट्रॉन का वेग है, इनके ऊपर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र वगैरह आपको अच्छे से याद करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।